दोस्तों सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं बेमानी मोहब्बत का 81वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात का समय था। मुंबई की सड़कों पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की चमक और सड़क किनारे लगे पेड़ों की छाया एक अजीब सा सुकून भरा माहौल बना रही थी। आदित्य जो हॉल ही में टेलीकॉम इंडस्ट्री के अपने नए बिजनेस को लॉन्च कर चुका था, अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर शिवानी हीरा चंदानी के साथ डिनर करके निकला ही था कि दोनों ने शानदार डिनर किया था। वहां से निकलने के बाद उनके मन में एक मिठास की तलब उठ गई। आइसक्रीम खाने चलें? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवानी ने बालों को पीछे करते हुए कहा, बिल्कुल, डिनर के बाद मीठा तो होना ही चाहिए। दोनों अपनी कार में बैठे और पास के एक शानदार आइसक्रीम पार्लर की ओर बढ़ गए। आज दोनों डिनर के बाद आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे थे तो आदित्य को यह एहसास ही नहीं था कि कुछ पलों में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। आइसक्रीम पार्लर एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत कैफे था। अंदर हल्की गुलाबी और नीली रोशनी थी। दीवारों पर अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम के पोस्टर लगे हुए थे। ठंडी हवा और आइसक्रीम के मीठे स्वाद का मिश्रण एक अलग ही सुकून भरा माहौल बना रहा था। आदित्य और शिवानी काउंटर के पास पहुंचे। तुम कौन सा फ्लेवर लोगी? आदित्य ने मेनू कार्ड को देखते हुए पूछा। मैं चॉकलेट ट्रफल लूंगी। और तुम? शिवानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे तो हमेशा ही वनीला पसंद होता है, आदित्य ने कहा और ऑर्डर देकर पेमेंट कर दिया। दोनों अपनी अपनी आइसक्रीम लेकर कोने पर एक टेबल पर बैठ गए कि आदित्य के फोन की स्क्रीन एकदम जगमगाई। उसने लापरवाही से फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। क्या हुआ? शिवानी ने उसकी आंखों की चमक देख ली थी। आदित्य ने फोन की स्क्रीन को गौर से देखा, फिर मुस्कुराहट उसकी पूरी शक्ल पर फैल गई। शिवानी, हमारा लॉन्च बैच सोल्ड आउट, आदित्य ने कहा। शिवानी को कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि यह कितना बड़ा पल था। फिर उसने शौक होते हुए पूछा, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, ये देखो रिपोर्ट। आदित्य ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। शिवानी ने झट से फोन लिया और उसे स्क्रीन की ओर देखने लगी। टेलीकॉम डिवाइसेस के पहले बैच की ओपनिंग सेल के आंकड़े देखे तो उसके होठों पर भी खुशी फैल गई। ओ माय गॉड, आदित्य, हमने कर दिखाया, शिवानी ने कहा। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में वो सारी रातें घूम गई जब शिवानी के साथ मिलकर इस बिजनेस की पूरी प्लानिंग की थी। वो दोनों अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए कई कई रातें जागे थे और कई मीटिंग्स की थी और हर बड़े जोखिम को समझदारी से टाला था। आज उसी मेहनत का फल उनके हाथ में था। शिवानी, ये सब शुरुआत है, आदित्य ने आत्मविश्वास के साथ कहा। हमें और आगे लेकर जाना है इसे। शिवानी ने उसकी बात में हामी भरी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त को जबरदस्त सेलिब्रेशन करे, लेकिन फिलहाल वो बस इस पल को जीना चाहता था। उसने एक चम्मच आइसक्रीम खाई और ठंडक के साथ उसे एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। आज आइसक्रीम का स्वाद जरा अलग ही लग रहा है। शायद सफलता की मिठास इसमें घुल गई थी। आदित्य ने धीरे धीरे एक गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए शिवानी की तरफ देखा। शिवानी, अगर तुम नहीं होती तो शायद ये मुमकिन ही नहीं हो पाता, आदित्य ने शिवानी से कहा। शिवानी ने हल्के में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, तुम में काबिलियत थी, मैंने सिर्फ तुम्हें सही दिशा दिखाई, असली मेहनत तुम्हारी ही है। लेकिन आदित्य जानता था कि शिवानी ने उसे सिर्फ सही दिशा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हर मुश्किल वक्त में उसका हाथ थामकर उसे आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी थी। रात गहरी हो रही थी, लेकिन दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। सफलता का नशा, जीत का एहसास और आगे बढ़ने की उत्सुकता, ये सब मिलकर उनकी रात को और भी खास बना रहे थे। आदित्य ने फोन उठाया और अपनी टीम को मैसेज किया। कल सुबह 8 बजे इमरजेंसी मीटिंग, हमें अगला बैच तैयार करना होगा। शिवानी हंस पड़ी। वाह, इतनी जल्दी? आदित्य ने भी हंसते हुए कहा। सफलता का मजा इसी में है शिवानी, चलो ये सफर और बड़ा बनाते हैं। दोनों ने खुशी खुशी आइसक्रीम खाई और आदित्य शिवानी को उसके घर ड्रॉप करने चला गया। रात का अंधेरा था और धीरे धीरे शहर पर ज्यादा हावी हो रहा था। मुंबई की गलियों में हलचल अब कम होने लगी थी, लेकिन अपराध की दुनिया में सन्नाटा कभी नहीं होता, खासकर जब दुश्मनी की चिंगारी धधक रही हो। युवराज अपने कमरे में बैठा था और सामने मेज पर एक गिलास पड़ा था जिसमें आधी भरी हुई शराब झिलमिला रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो गुस्से की लपटें जल रही थी वो किसी भी शराब से ज्यादा नशे में थी। थोड़ी देर पहले ही वसीम भाई ने उसे खबर दी थी। बख्तावर वो शख्स है जिसने माही को धमकाया था। यह नाम सुनते ही युवराज के दिमाग में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। बख्तावर, दीपक का लेफ्ट हैंड। युवराज के हाथों में पड़ी विस्की का गिलास हल्के से कांपी। उसने अंदर गुस्से की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई थी। तो ये बख्तावर का काम था। माही को धमकाने वाला आदमी वही है। उसकी सांसें और तेज हो गई। सीने में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसने एक झटके में गिलास मेज पर पटका और उसमें से पड़ी शराब छलक गई। उसके जेहन में बार बार माही की तस्वीर घूम रही थी। माही की हंसी उसकी जिंदगी की सबसे मीठी धुन थी। माही की मायूस
आंखों में वो सुकून था जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता था। और अब उसकी वही माही किसी दुश्मन की धमकियों से डरी हुई थी। ये बात युवराज को बर्दाश्त नहीं थी। बख्तावर, वो दांत पीसते हुए बुदबुदाया, जैसे ये नाम उसके जुबान पर जहर की तरह लग रहा हो। तभी फोन की घंटी बजी। युवराज ने झटके से फोन उठाया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, वसीम का। हाँ बोलो। मालिक, मैंने नजर रखी हुई है उस हरामखोर पर। अभी उसी पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में छिपा हुआ है। वसीम की आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। युवराज ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को जरा काबू में किया और धीरे से बोला, ठीक है, नजर रखना उस पर। मैं सोचता हूं कि क्या करना है। मालिक, सोचना क्या है? ऑर्डर दो और मामला खत्म। युवराज के होठों पर हल्की सी कुटिल मुस्कान आई। नहीं वसीम, इस बार मैं खुद जाऊंगा। फोन रखते ही उसने अपनी बंदूक निकाली और उसकी नली पर उंगलियां फेरी और खुद से बोला, बख्तावर, तेरी गिनती की सांसें बची है बस। युवराज ने सिगरेट सुलाई और धीरे धीरे धुआं उड़ने लगा। कमरे की हल्की रोशनी में उसका चेहरा किसी खतरनाक शेर जैसा लग रहा था, लेकिन गुस्से के साथ एक दर्द भी था। माही का ख्याल बार बार उसके दिल में दस्तक दे रहा था। उसकी यादों की सबसे पहली तस्वीर वो शाम जब पहली बार माही से मिला था। एक कॉफी शॉप में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बाहर बारिश की खुशबू थी और अंदर बैठी माही सफेद सलवार कुर्ते में, बालों से टपकती पानी की बूंदों के साथ हल्की सी मुस्कान ली। उसकी हंसी किसी संगीत से कम नहीं थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था जो किसी को भी अपना बना सकता था। युवराज को अब भी याद था कि वो पहली मुलाकात, वो पहली हंसी, वो पहली नजर। उस दिन माही ने उससे कहा था, युवराज, तुम्हारी आंखों में अजीब सी बेचैनी है, जैसे किसी तूफान में फंसे हो। युवराज हंस पड़ा, लेकिन आज उसे माही की वो वही बात सच लग रही थी। युवराज ने मेज पर रखी माही की तस्वीर उठाई और हल्के से उसके चेहरे पर उंगलियां फेरी। माही, मैं तुम्हें किसी भी डर से जीने नहीं दूंगा। तेरा डर अब मेरा दुश्मन है, तेरा दुश्मन मेरा शिकार। उसने तस्वीर को वापस रखा और एक गहरी सांस ली। अब वक्त था इरादों को अंजाम देने का। उधर माही का भी यही हाल था। माही अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसे कई कोसों दूर थी। तकिए पर सिर रखे उसकी आंखें छत की ओर थी। मन कहीं और भटक रहा था, युवराज के पास। युवराज, उसका नाम ही उसके दिल में धड़कनों की सबसे बड़ी वजह था। मगर आज आज वही नाम उसके दिल में एक दर्द की तरह बस गया था। वो करवटें बदल रही थी। उसकी सांसें कभी तेज हो जाती तो कभी रुक जाती। उसकी आंखों के सामने बार बार युवराज की तस्वीर घूम रही थी। युवराज की आंखें, वो आंखें जिनमें एक सूनापन था, लेकिन जब वो माही को देखता तो उसमें एक अजीब सी नरमी आ जाती। युवराज की आवाज, वो आवाज तो दुनिया के लिए खतरनाक थी, मगर जब माही से बात करता तो उसमें अजीब सी मिठास घुल जाती थी। युवराज का स्पर्श, वो छुअन, जिसमें कभी हिफाजत तो कभी मोहब्बत तो कभी बेकाबू जुनून। माही की आंखों में नमी आ गई। क्यों हो रहा है ऐसा युवराज? उसने हल्के से ही खुद से पूछा। उसने खुद को समझाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि कौन है यह जो मुझे और युवराज को अलग करना चाहता है। लेकिन कौन? किसकी नजर थी उनकी मोहब्बत पर? वहीं दूसरी तरफ चौधरी हाउस का दूसरा कमरा इस बेचैनी से बिल्कुल अलग था। वहां बैठी थी टीना और अपनी जिद पर लगातार मुस्कुरा रही थी। उसके हाथों में एक तस्वीर थी, युवराज और माही की तस्वीर। वह तस्वीर जिसे देखकर कई बार माही ने अपनी दुनिया को खूबसूरत महसूस किया था, लेकिन आज आज उसी तस्वीर के साथ कुछ और ही होने वाला था। टीना ने अपने लिपस्टिक को ठीक करते हुए तस्वीर को गौर से देखा। तुम दोनों साथ दिखते बहुत प्यारी हो, पर अफसोस, अब ये जोड़ी कभी नहीं बचेगी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा। उसने धीरे से तस्वीर के बीचों बीच एक हल्की लकीर बनाई और फिर उसे फाड़ दिया। अगर मैंने तुम दोनों को असल जिंदगी में अलग कर दिया, तो इस तस्वीर में तुम्हें एक साथ कैसे रहने दूंगी? उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी। टीना वो लड़की थी जो वो चाहती थी, उसे हर कीमत पर हासिल करती थी, फिर चाहे वो किसी की मोहब्बत छीनकर ही क्यों ना हो। उसने माही को हमेशा नफरत से देखा था। माही, तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो। अगर युवराज को मैं नहीं पा सकती, तो कम से कम तुम्हें भी उसे पाने नहीं दूंगी। उसने तस्वीर के फटे हुए टुकड़ों को हाथ में लेकर उन्हें एक एक करके मोमबत्ती से लो से जलाने लगी। उधर माही ने करवट बदली और अपना मुंह तकिए के सीने में भींच लिया। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद ही कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिल किसी ने निकाल लिया हो। लेकिन क्यों? ये कौन है जो हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है? उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने युवराज की तस्वीरें घूम रही थी। टीना अब भी अपने कमरे में बैठी, लेकिन उसका मन अब और खतरनाक इरादों से भर गया था। उसने अपने फोन पर किसी का नंबर मिलाया। हेलो, मेरे लिए एक काम करना होगा। इस बार माही की जिंदगी में सिर्फ युवराज ही नहीं जाएगा, बल्कि उसकी हिम्मत भी टूट जाएगी।
फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, जी बिल्कुल। टीना की मुस्कान और गहरी हो गई। अब खेल शुरू होता है। रात का गहरा सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। माही अब और सोने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो उठी और आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को देखने लगी। जो भी हो रहा है, मैं इसका पता लगाऊंगी। मैं अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनने दूंगी। उसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, लेकिन सिर्फ एक चीज थी, हिम्मत। अब माही ने फैसला कर लिया था कि वो इस खेल का सच सामने लाकर ही रहेगी। क्या होगा आगे? क्या माही भी हिम्मत करके कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश करेगी? क्या युवराज बख्तावर को पकड़ पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कमेंट और लाइक वीडियो को जरूर करें। आप वीडियो सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक जरूर करें और अपनी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी, जिस कहानी में मार्शल आर्ट भी हो और जिस कहानी में प्यार और रोमांस और लव ड्रामा सब कुछ हो, ऐसी कहानी लेकर आ रहा हूं। तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में हमारी हेल्प कीजिए और नई कहानी का आनंद लीजिए। दोस्तों, 82वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर माही हिम्मत करके अपने आप को संयमित कर रही थी। ऐसे ही कब सुबह हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरणें आसमान पर हल्की सी लाली बिखेर रही थी, लेकिन युवराज के मन में अंधेरा ही अंधेरा था। रात भर करवटें बदलने के बाद उसे सुकून नहीं मिला था। माही का ख्याल उसके जहन से निकल ही नहीं रहा था। हर बार जब भी वो अपने आंखें बंद करता, उसके सामने माही का चेहरा आ जाता, मुस्कुराती हुई, वो नाराज होती हुई और उसके करीब होती हुई। लेकिन अब वो उससे दूर जा चुकी थी। युवराज ने भारी मन के साथ अलमारी खोली और एक ग्रे कलर का सूट निकाला। बिना किसी दिलचस्पी के कारण उसने कपड़े पहने और आईने में खुद को देखा। युवराज सिंघानिया, दुनिया तुझसे डरती है और तू खुद अपने दर्द से हार रहा है। उसने खुद को आईने में देखते हुए धीरे से अपने आप से कहा। वो जानता था कि अगर उसने खुद को काम में व्यस्त नहीं किया तो ये बेचैनी अंदर ही अंदर खत्म कर देगी। इसलिए उसने लंबी सांस ली और ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल गए। युवराज जब अपने ऑफिस पहुंचा तो चंदन पहले ही वहां पर मौजूद था। गुड मॉर्निंग सर, चंदन ने कहा। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी सीट पर बैठा और सामने रखे पेपरवेट को धीरे धीरे घुमाने लगा। सर, आज आपकी कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं, चंदन ने कहा। सभी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, युवराज ने ठंडी आवाज में कहा। चंदन थोड़ा चौंक गया। लेकिन सर, आज मैंने कहा सभी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, युवराज ने अपनी कुर्सी से उठते हुए दोबारा से कहा। उसका मन आज किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। उसके लिए अब दुनिया की सबसे बड़ी डील माही के दर्द से बढ़कर नहीं थी। युवराज टेबल पर बैठे बैठे अपनी सोच में डूबा हुआ था जब उसकी नजर सामने पड़े अखबार पर पड़ी। उसे यूं ही अखबार उठा लिया और पहली हेडलाइन पर उसकी नजरें ठहर गई। टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका, नई कंपनी एंटीना की सस्ती स्कीमों ने मचाया बवाल। एंटीना, युवराज ने धीरे से नाम दोहराया। वो ध्यान से अखबार पढ़ने लगा। कल लॉन्च हुई इस कंपनी ने पूरे उद्योग को हिलाकर रख दिया है। इसकी किफायती स्कीमों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को चुनौती दे दी है। युवराज को यह खबर कुछ अजीब सी लगी। एक नई कंपनी और लॉन्च होते ही इतनी बड़ी हलचल। उसने तुरंत चंदन को बुलाया। चंदन, इस एंटीना के बारे में पता करो, इसे किसने लॉन्च किया है? चंदन ने जल्दी से जवाब दिया। सर, ये किसी एक आदमी की कंपनी है, लेकिन एक खास बात यह है कि हीराचंदानी ग्रुप का मालिक शिवानी हीराचंदानी इसकी पार्टनर है। युवराज का माथा हल्का सा सिकुड़ गया। शिवानी हीराचंदानी? उसे शिवानी के नाम से खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि हीराचंदानी ग्रुप कोई भी पार्टनरशिप बिना किसी बड़े कारण के नहीं करता। इस एंटीना के मालिक के बारे में सारी जानकारी निकालो, युवराज ने गंभीर स्वर में कहा। चंदन ने सिर हिलाया। जी सर, मैं तुरंत पता करता हूँ। वो जैसे ही जाने को मुड़ा, उसे अचानक कुछ याद आया। सर, एक बात और। चंदन रुका और हल्का सा मुस्कुराया। मैंने आपकी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, लेकिन मिस्टर जेम्स आज आपके लिए खास लंदन से आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। युवराज ने हल्के से सांस ली। कहाँ मिलना है? मेरिटन होटल, दोपहर 2 बजे, चंदन ने कहा और वहां से चला गया। युवराज कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। युवराज लगातार कुर्सी पर बैठा बैठा सोच ही रहा था। उसकी आंखों में कई सवाल थे। एंटीना, हीराचंदानी ग्रुप, क्या रिश्ता हो सकता है शिवानी का उसके साथ? ये सब सोचते सोचते दोपहर के 1 बज गए। युवराज माही की यादों में डूबा हुआ होटल के लिए निकल गया। दोपहर के ठीक 2 बजे, जब सूरज अपनी चरम सीमा पर था, युवराज अपनी कार से होटल मेरिटन पहुंचा। कार से उतरते ही उसने एक गहरी सांस ली। होटल के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी ने झुककर उसे सलाम किया और युवराज बिना कुछ सीधा बोले अंदर चला गया। होटल की भव्यता अपने शबाब पर थी। संगमरमर की चमचमाती फर्श, झुमरों से टपकती रोशनी और चारों ओर महंगे इत्र की भीनी भीनी खुशबू। लेकिन युवराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दिल तो कहीं और ही अटका था, माही के पास।
वो सीधा उस टेबल पर जाकर बैठ गया जहां उसकी मिस्टर जेम्स से मीटिंग तय थी। कुछ ही मिनटों में एक लंबा चौड़ा विदेशी व्यक्ति उसकी टेबल तक आया। ब्लैक सूट, सिल्वर टाई और हाथ में एक ब्रीफकेस लिया हुआ। गुड आफ्टरनून मिस्टर युवराज, मिस्टर जेम्स ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। युवराज ने बिना किसी खास उत्साह के हाथ मिलाया और खुद को जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया। मिस्टर जेम्स ने एक फाइल खोलते हुए कहा, हमारी कंपनी के लिए एक डील बहुत अहम है। अगर हम साथ में काम करें तो हम मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने आगे की रणनीति समझानी शुरू कर दी, लेकिन युवराज का ध्यान उसकी बातों में पूरी तरह से भटक चुका था। युवराज की आंखों के सामने फ्लैशबैक में माही की तस्वीरें घूम रही थी। माही हंसती हुई, माही रूठी हुई और माही उसकी बाहों में सिमटी हुई। हर लम्हा जैसे फिर से ताजा हो गया। युवराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। युवराज, तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो? युवराज, अगर कभी भी मैं तुमसे दूर चली गई तो तुम क्या मुझे याद करोगी? उसकी आंखों में एक तेज थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि माही उससे इतनी दूर हो जाएगी। आज उसे अनदेखा करने तक मजबूर हो गई है। मिस्टर जेम्स पूरे होश में अपनी बात कह रहे थे, लेकिन युवराज का दिमाग अपने शब्दों पर पड़ ही नहीं रहा था। मिस्टर जेम्स ने गौर किया कि युवराज उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसके माथे पर शिकन आ गई। मिस्टर युवराज, उन्होंने तेज आवाज में कहा। युवराज ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। अगर आपको हमारी डील में कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप इसे रद्द भी कर सकते हैं। मिस्टर जेम्स ने अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और गुस्से में बोले। उनका गुस्सा देखकर चंदन तुरंत स्थिति संभालने के लिए बीच में आया। मिस्टर जेम्स, कृपया शांत हो जाइए, चंदन ने विनम्रता से कहा। दरअसल युवराज सर अपने परिवार को लेकर थोड़े तनाव में हैं। मिस्टर जेम्स ने गहरी सांस ली और कुछ सेकंड तक युवराज को घूरते रहे। फिर उन्होंने थोड़ा शांत होते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आगे ये दोबारा न हो। युवराज ने खुद को संभाला और जबरदस्ती अपने सोच को मीटिंग पर केंद्रित किया, लेकिन उसी पल उसकी नजर होटल के प्रवेश द्वार पर पड़ी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। माही और टीना होटल के अंदर दाखिल हो रही थी। माही हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी, जो उसके चेहरे पर मासूम और निखार ला रही थी। युवराज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो उसे इतने टाइम बाद देख रहा था। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा उदास लग रहा था। दरअसल यामिनी को भी उसका हाल देखकर समझ आ गया था कि जरूर माही का युवराज से झगड़ा हुआ है। इसलिए यामिनी ने जबरदस्ती माही को टीना के साथ डिनर के लिए भेजा था, ताकि उसका मूड थोड़ा हल्का हो सके। माही धीरे धीरे चलते हुए होटल के अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह युवराज पर पड़ी, उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। युवराज को लगा कि शायद वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराएगी, शायद वो उसे कुछ कहेगी, शायद वो उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत देखेगा। लेकिन माही ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की सी नमी आई, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया और जैसे युवराज वहां पर था ही नहीं, वैसे ही आगे बढ़ गई। युवराज को लगा कि जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। माही, क्या तुम वाकई में इतनी आसानी से मुझे भूल गई? उसने सोचा ही था कि माही उसे देखकर भावुक हो जाएगी, शायद रो पड़ेगी, शायद उसे कुछ कहेगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं किया। उसने ऐसे ऐसे देखा जैसे कोई अजनबी हो। उधर माही भी अंदर से टूटी हुई थी। उसे जानबूझकर युवराज को अनदेखा करना पड़ रहा था, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, युवराज, तुमसे नजरें चुराना मेरे लिए सबसे मुश्किल था, लेकिन मैं मजबूर हूं। दोनों एक दूसरे को खोने के दर्द में डूबे हुए थे। एक तरफ युवराज का टूटा हुआ दिल जो माही की नफरत सहन नहीं कर पा रहा था, दूसरी तरफ माही का रोता हुआ दिल जो युवराज से नफरत नहीं कर सकता था। दोपहर के 3 बजे जब सूरज धीरे धीरे ढलान की ओर बढ़ रहा था, युवराज होटल मेरिटोन से बाहर निकला। उसका दिल भारी था और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और खुद को अंदर समेट लिया। इंजन स्टार्ट होते ही गहरी सांस ली, लेकिन दिल पर बहुत बोझ जैसे रख दिया हो किसी ने। माही, तुमने मुझे अनदेखा कैसे कर दिया? उसका दिमाग लगातार होटल के उस पर अटका हुआ था। जब माही ने उसे देखा मगर फिर भी अनदेखा कर दिया था। एक पल के लिए उसे उम्मीद जगी थी कि शायद वो उसकी ओर बढ़ेगी, शायद उसकी आंखों में उसकी मोहब्बत चमक उठेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने युवराज की ओर देखा तक नहीं। उसका दिल अंदर ही अंदर चीख उठा, मगर बाहर से वो शांत बना रहा। गाड़ी के स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां हल्के हल्के थरथरा रही थी। वो जानता था कि उसे कहीं न कहीं अपनी बेचैनी निकालनी ही होगी। वो सीधा सिंघानिया हाउस की ओर बढ़ गया। शाम के 6 बज चुके थे जब युवराज अपनी हवेली के बड़े सुनसान दरवाजे के सामने पहुंचा। नौकरों ने दरवाजा खोला, लेकिन उसने किसी से कोई बात नहीं की और सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही उसने अलमारी खोली और अंदर से एक पुरानी विंटेज विस्की की बोतल निकाल ली। उसकी उंगलियों में अजीब सा कंपन था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडा सन्नाटा था। टेबल पर ग्लास रखा और बिना सोचे समझे बोतल से शराब उड़ेल दी। पहले ही घूंट ने उसके गले में जलन पैदा कर दी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। तुम मुझे अनदेखा नहीं कर सकती थी माही।
उसने बुदबुदाते हुए एक और घूंट भरा। हर घूंट के साथ उसे बीते लम्हे और भी तेजी से याद आने लगे। माही की हंसी, उसकी बातें, मासूमियत और फिर उसकी बेरुखी, यह सब उसे अंदर से जला रहा था। पहले उसने छोटे घूंट लिए, लेकिन कुछ ही देर में उसने 3-4 मोटे जाम गले के नीचे उतार दी। नशा अब उसकी रगों में उतरने लगा और आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन यादें अब भी उसके साफ नजर आ रही थी। याद है माही, जब पहली बार तुमने कहा था कि तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती? उसकी आंखों के सामने एक पुराना लम्हा चमक उठा। युवराज, अगर कभी मैं तुमसे दूर चलेगी तो क्या तुम मुझे याद करोगे? माही ने एक शाम झील के किनारे उसे पूछा था। याद? माही, तुम मेरी सांसों में हो, मेरे रगों में बहती हो। अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो शायद मैं जी ही नहीं पाऊंगा। लेकिन आज वही माही उससे इतनी दूर थी, उसकी एक नजर तक उसे नसीब नहीं हुई। यह सोचते हुए उसका गला भर आया। उसने गुस्से में गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए, जैसे उसकी जिंदगी बिखर चुकी थी। और जमीन पर बैठ गया और सीधे बोतल से पीने लगा। क्यों? क्यों माही? क्यों किया तुमने ऐसा? उसकी आवाज भारी हो गई। शराब और दर्द का मिला जुला असर अब हावी होने लगा था। करते करते रात के 11 बज गए। युवराज पूरे नशे में डूब चुका था। कमरे में चारों तरफ शराब की महक थी और वो खुद सोफे पर लड़खड़ा कर बैठा हुआ था। कमरे में सिर्फ एक लैंप जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो आंखों में गहरी लालिमा थी और होठ सूख चुके थे। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर माही की तस्वीर खोली। उसने कांपते हाथों से मोबाइल नंबर डायल किया, लेकिन जैसे वो कॉल करने वाला था, उसका हाथ रुक गया। नहीं, अगर उसने मेरा कॉल उठाया नहीं तो क्या होगा? क्या वो मेरी हालत देखकर नहीं पिघली? उसने गुस्से में फोन बंद कर दिया और सिर अपने दोनों हाथों में रख लिया। उसका दिल अब पूरी तरह से बिखर चुका था। क्या करेगा युवराज? क्या माही को कॉल लगाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। 283वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज पूरे नशे में अपने सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में गिलास अब भी आधा भरा था, लेकिन उसका मन अब उसमें नहीं लग रहा था। उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। उसका दिल माही के गम में डूबा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी चौकन्ना था। अचानक उसके मोबाइल की तेज रिंगटोन ने उसके विचारों को काट दिया। उसने झुंझलाते हुए फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डाली। वसीम। स्क्रीन पर चमकते नाम ने उसकी आंखों में एक चमक भर दी। उसने तुरंत खुद को संभाला और चेहरे पर गंभीरता लाई और फोन रिसीव किया। बोलो वसीम। उसकी आवाज पूरी तरह से सीमित थी। वसीम भाई की भारी आवाज उभरी। मालिक, मेरी टीम ने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है। बख्तावर उसी बंद फैक्ट्री में छिपा है। उसने अपने चारों तरफ कुछ आदमी भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन हमारे आदमियों की उन पर पूरी नजर है। युवराज की आंखों में एक ठंडा आक्रोश उभर आया। उसने फोन को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, तुम्हें यकीन है कि वो वही है? जी मालिक, मैं पूरी तसल्ली कर चुका हूं। अगर आप कहें तो हम उसका अभी हमला कर सकते हैं। हमारे पास लोग तैयार हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। वसीम की आवाज में आत्मविश्वास था। युवराज कुछ पल सोचता रहा। उसका गुस्सा उबाल पर था, लेकिन वो जानता था कि जल्दबाजी में कोई गलती नहीं कर सकता। उसने गहरी सांस ली और फिर कड़े लहजे में कहा, नहीं वसीम, वो इस बार अकेला ही मैं जाऊंगा। मुझे उसकी आंखों में डर देखना है। मुझे उसके चेहरे पर पछतावे की परछाई चाहिए। तुम मुझे उसकी लोकेशन भेजो और अपने आदमियों को तैयार रखो। मेरा इशारा मिलते ही अंदर आ जाना। वसीम थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मालिक, यह खतरनाक हो सकता है। आप अकेले? युवराज की आवाज कठोर हो गई। मैंने कहा ना कि मैं अकेला जाऊंगा। जब तक मैं इशारा ना करूं कोई भी हरकत मत करना। मैं देखना चाहता हूं कि अब वो इतना ही बहादुर है जितना दिखाता है, या मेरे सामने गिड़गिड़ाने वाला है। वसीम समझ गया कि युवराज के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी जी मालिक, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूं, लेकिन मेरी टीम बाहर पूरी तरह तैयार रहेगी। अगर जरा भी खतरा महसूस हुआ तो हम अंदर आ जाएंगे। ठीक है। युवराज ने फोन काट दिया और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी, लेकिन अब शराब का असर नहीं था, बल्कि बदले की आग थी। और उसने अपनी जैकेट उठाई और तेजी से बाहर निकल गया। युवराज का मन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अब तय किया कि बख्तावर के बारे में जो भी रहस्य था उसे हर हाल में उजागर करना होगा। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, बख्तावर को हर हाल में पकड़ना और उसकी साजिशों का पर्दाफाश करना। युवराज को जैसे ही वसीम ने बख्तावर की लोकेशन भेजी, उसने तुरंत अपनी कार स्टार्ट की और बिना किसी देरी के फैक्ट्री की ओर रवाना हो गया। उसकी आंखों में एक सिर्फ उद्देश्य था, बख्तावर को पकड़ना और उसकी सारी साजिशों का पर्दाफाश करना। युवराज की कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन उसकी सोच कहीं और ही चली गई। सड़क पर बढ़ते हुए युवराज के मन में एक ख्याल चल रहा था, अगर बख्तावर ने मॉल में टीना पर गोली चलाई तो वो कितने खतरनाक इरादों के साथ है। उसे हर हाल में पकड़ा जाना चाहिए।
युवराज का दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक कड़ा गुस्सा और विश्वास था उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पार कर चुकी थी। युवराज की आंखों में कोई डर और थकान नहीं था, बस एक ठानी हुई नजर थी। जैसे वो सड़क पर तेजी से बढ़ रहा था, उसकी आंखों के सामने उस फैक्ट्री की तस्वीर आ रही थी जिसमें बख्तावर छिपा हुआ था। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद एक सुनसान सड़क पर अचानक ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई। युवराज के मन में एक हल्का सा खटका आया, लेकिन उसने बिना घबराए गाड़ी से उतरने का फैसला किया। गाड़ी से उतरते हुए सड़क के किनारे झाड़ियों में हलचल महसूस की। कुछ साए झाड़ियों से बाहर निकले और तेजी से उसकी तरफ बढ़ गए। युवराज का अनुभव और सतर्कता ने उसे जल्दी से एहसास कराया कि ये लोग लुटेरे थे। बिना किसी डर के उसने अपनी पोजीशन ले ली। उसकी नजरें अब पूरी तरह से उन लुटेरों पर टिकी हुई थी। ये 5 लुटेरे धीरे धीरे उसे घेर रहे थे, लेकिन युवराज ने बिना किसी एक पल की देरी किए किक और पंच से उनका मुकाबला शुरू कर दिया। पहला लुटेरा उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन युवराज ने उसे जल्दी से नीचे गिरा दिया। दूसरा लुटेरा उसके करीब आया, लेकिन उसने एक तेज घूंसे के साथ उसे भी जमीन पर गिरा दिया। तीसरे लुटेरे ने चाकू निकाला, लेकिन युवराज ने बड़ी फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर चाकू छीन लिया और उसे अपने पीछे फेंक दिया। चौथा और पांचवा लुटेरा भी उसी तरफ से हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवराज की मार्शल आर्ट की तकनीक ने उन्हें भी चित कर दिया। अब पांचों लुटेरे जमीन पर पड़े हुए थे और युवराज ने एक बार फिर अपनी गाड़ी की तरफ देखा। उसे यकीन था कि बख्तावर की फैक्ट्री अब ज्यादा दूर नहीं होगी। उसने बिना कोई समय गवाए लुटेरे को छोड़कर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने जल्दी से गाड़ी का टायर बदल लिया और गाड़ी में बैठते हुए युवराज की सोच अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। अगर बख्तावर इतना शक्तिशाली है तो उसके पास और भी लोग होंगे। मुझे और भी अधिक सावधान रहना होगा। ये सोचते हुए उसने गाड़ी की रफ्तार को और तेज कर दिया। फैक्ट्री अब करीब आ चुकी थी। युवराज के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। फैक्ट्री के बाहर का माहौल बिल्कुल खामोश था और युवराज ने समझ लिया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और धीमे धीमे गाड़ी की दिशा बदलता हुआ फैक्ट्री के पीछे वाले रास्ते से जा रहा था। रात के घने अंधेरे में पुरानी फैक्ट्री किसी भूतिया खंडर की तरह लग रही थी। टूटी फूटी दीवारें, जगह जगह जंग लगे पाइप और अंदर से आती शराबी हंसी और आवाजें माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। युवराज बिना किसी आवाज की फैक्ट्री के बाहर छिपकर खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने भीतर भरे गुस्से को काबू किया। बख्तावर, आज तुम बचेगा नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, फैक्ट्री के जर्जर दरवाजे तक पहुंचा। अंदर बैठे गुंडे मस्ती में डूबे हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। अब बस बहुत हुआ, युवराज ने सोचा और अपनी पूरी ताकत से लोहे के दरवाजे पर जोरदार किक मारी। धड़ाम! दरवाजा जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर गया। धूल और धुएं के बीच दरवाजे का एक साया खड़ा था। युवराज, उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उसके पूरे शरीर से एक खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी। अंदर बैठे लगभग 30 गुंडे जो शराब के नशे में डूब चुके थे, चौंक कर उठे। कौन है बे? एक शराबी गुंडे ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। दूसरा गुंडा हंसते हुए बोला, लगता है कोई अकेले ही मौत के मुंह में आ गया। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सिर्फ अपने शिकार पर थी। तभी पहला गुंडा उसकी ओर लपका, लेकिन उससे पहले हमला किया। युवराज ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ी और उसे हवा में घुमाया और धड़ा उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरा गुंडा आते ही युवराज ने उसकी गर्दन पर तेज मुक्का मारा, जिससे वो सीधे टेबल पर जा गिरा और सारी शराब जमीन पर फैल गई। अब बाकी गुंडे भी गुस्से में आ चुके थे। एक साथ मारो इसे, उनके लीडर ने कहा। युवराज ने अपने कदम पीछे लिए, फिर बिजली की गति से झुकते हुए पहले गुंडे के घुटनों पर किक मारी, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। दूसरे गुंडे ने डंडा उठाकर वार किया, लेकिन युवराज ने डंडे को पकड़कर घुमाया और उसी डंडे से उसे सिर पर मार दिया। तीसरे गुंडे को एक जबरदस्त मुक्का जबड़े पर मारा और पलटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब 30 में से 10 गुंडे पूरी तरह बेहोश हो चुके थे। बाकी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अब बचे हुए 20 गुंडों में से 5 मार्शल आर्ट फाइटर भी थे। वे युवराज की ताकत देखकर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो तू भी फाइटर है, एक ने कहा। देखते हैं तू कितना टिकता है। अब लड़ाई और खतरनाक हो चुकी थी। पहला मार्शल आर्ट फाइटर तेजी से दौड़ा और हवा में किक मारी, लेकिन युवराज ने अपनी बाजू से वॉर को ब्लॉक कर दिया। एक घूमती हुई किक ने उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरा फाइटर जो किक मारने आया था, लेकिन युवराज ने उछलकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे घुमाकर जमीन पर फेंक दिया। तीसरा फाइटर पंच मारने आया, लेकिन युवराज ने उसका हाथ मोड़ा और उसकी पसलियों में जोरदार वार किया, जिससे वो भी तड़प उठा। अब बाकी गुंडों में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो इससे लड़ सके। उनमें से एक ने कहा, ये इंसान नहीं है, ये भूत है। ये कहते हुए बाकी के गुंडे वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे। तभी युवराज के कानों में एक नाम पड़ा, बख्तावर। यह आवाज एक कमरे से आई। युवराज बिना किसी डर के उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ और देखा कि बख्तावर कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ जश्न मना रहा था।
युवराज की आंखों में एक गहरी आग थी और उसका हर कदम बख्तावर की ओर बढ़ता ही जा रहा था। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी नजरें पूरी तरह शार्प थी। वो जानते थे कि इस जगह में और भी खतरे हो सकते हैं, लेकिन बख्तावर को पकड़े बिना वो वापस नहीं लौटने वाला था। बख्तावर और उसके आदमी कमरे के अंदर बैठे थे। कमरे के एक कोने में कुछ लोग बख्तावर के आदेशों का इंतजार कर रहे थे, जबकि वो खुद अपने पैरों पर बैठा हुआ था। युवराज ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा और अपने शरीर को पूरी तरह से तने हुए रखा, ताकि किसी भी स्थिति में उसे कुछ भी करना पड़ जाए। जब बख्तावर की नजरें युवराज पर पड़ी तो एक मुस्कान के साथ बोला, आ गए तुम। मुझे उम्मीद थी कि तुम जल्द ही यहाँ पहुंचोगे। युवराज ने अपनी आंखों में गुस्से का इशारा किया और बिना एक शब्द कहे अपने कदम बख्तावर की ओर बढ़ा दिए। बख्तावर के आदमी जिनमें से कुछ आर्म थे और वे अपनी बंदूकें युवराज की ओर तान दी, लेकिन युवराज ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। सभी के बीच खामोशी थी। बख्तावर ने एक चुटकी बजाई और उसके आदमी अचानक ही एक साथ युवराज की तरफ दौड़े। यह एक रणनीतिक हमला था, लेकिन युवराज ने पहले ही इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। जैसे ही पहला आदमी युवराज की तरफ बढ़ा, उसने अपने पैरों के एक जोरदार किक मारी और वह आदमी कुछ ही पल में जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा आदमी ने उसे तेजी से अपने बंदूक निकालने की कोशिश करता, लेकिन युवराज ने उसे पकड़कर उसकी गर्दन को नीचे दबा दिया, जिससे वह पूरी तरह से चकरा गया और मर गया। अब बख्तावर खुद खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। वो एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो युवराज। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में गुस्से का सैलाब था। लेकिन अचानक एक आदमी ने, जो दूर खड़ा था, अपने हाथ से बंदूक निकालकर युवराज की तरफ गोली दाग दी। युवराज ने सही समय पर झुककर गोलियों से बचते हुए अपनी गति बढ़ा दी। उसकी तेज दौड़ ने अपनी जान बचाने के लिए एक और मौका दे दिया, लेकिन इस दौरान एक गोली उसके कंधे के पास से छूती हुई निकल गई। यह एक बड़ा खतरा था, लेकिन युवराज ने इसे घबराए बिना ही अपनी गति और बढ़ा दी। अब वह बख्तावर से एक कदम और करीब था। बख्तावर ने अपने आदमी से कहा, उस पर गोली मत चलाना, उसे मुझे पकड़ने दो। क्या बख्तावर युवराज को पकड़ पाएगा? क्या करेगा युवराज अब आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, 84वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। यह एक बड़ा खतरा था, लेकिन युवराज ने इसे बिना घबराए अपनी गति और बढ़ा दी। अब बख्तावर के कदम के करीब था। बख्तावर ने अपने आदमी से कहा, मुझे उसे पकड़ने दो। युवराज और बख्तावर के बीच का मुकाबला बेहद गंभीर मोड़ पर था। बख्तावर ने अचानक अपने हाथ में से एक चाकू निकाला और उसे युवराज की ओर फेंक दिया। युवराज ने चाकू को अपनी तरफ आते हुए देखा और बड़ी फुर्ती से अपने हाथ को हथेली से पकड़ लिया। वह न केवल चाकू को पकड़ने में सफल हुआ, बल्कि उसने बख्तावर को एक बार फिर से चुनौती देते हुए कहा, तुमसे मुझे डर नहीं लगता। बख्तावर ने गहरी सांस ली और चाकू वापस अपने पास खींच लिया। अब दोनों के बीच की लड़ाई को पूरी तरह से पर्सनल हो गई थी। बख्तावर का चेहरा अब लाल हो चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चाहता था कि युवराज को हर हाल में हरा जाए, लेकिन युवराज ने पहले ही साबित कर दिया कि वो किसी से नहीं डरता। फिर वो घातक क्षण आया। युवराज और बख्तावर दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। बख्तावर ने अपने हाथ में एक और चाकू निकाला और युवराज को सीधा मारने की कोशिश की। युवराज ने बड़ी ही फुर्ती से उस चाकू को अपने हथेली में पकड़ लिया और बख्तावर के चेहरे पर एक शानदार पंच मारा। बख्तावर चकराया और एक कदम पीछे हट गया। युवराज ने उसका फायदा उठाया और उसे जोर से एक लात मारी, जिससे वो सीधे दीवार से टकराया और गिर पड़ा। लेकिन बख्तावर हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी बंदूक निकाली और युवराज की ओर बढ़ने लगा। एक बार फिर से उसकी गोलियां फायर हुई, लेकिन युवराज ने दौड़ते हुए अपनी जगह बदली और दीवार के पीछे छिपकर खुद को सुरक्षित कर लिया। अब लड़ाई और तेज हो गई थी। युवराज जानता था कि बख्तावर एक कड़ी चुनौती था, लेकिन उसने किसी भी हालात में हार मानने का नाम नहीं लिया। बख्तावर की गोलियां लगातार उस पर बरस रही थी, लेकिन युवराज ने अपनी फुर्ती और चपलता से खुद को हर बार बचा लिया था। युवराज के अंदर की शक्ति अब उभर बाहर आ रही थी। उसने दीवार से कूदकर बख्तावर की बंदूक छीन ली और उसे एक ही पल में नॉकआउट कर दिया। बख्तावर पूरी तरह से चकराया हुआ था, लेकिन उसने फिर भी अपनी आखिरी कोशिश की। उधर अब दोनों के बीच में अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बख्तावर ने फिर से एक कड़ा वार करने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारी इस साजिश का अंत यही होगा। उसने घुस्सा बख्तावर के पेट पर मारा और उसे फर्श पर गिरा दिया। अब बख्तावर का शरीर पूरी तरह से ढीला हो चुका था। युवराज ने गहरी सांस ली और बख्तावर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब फैक्ट्री के अंदर सभी लुटेरे और बख्तावर के आदमी बिल्कुल धराशायी हो चुके थे। युवराज ने एक बार और सबको देखा और कहा, तुम सबका खेल खत्म हो चुका है। फैक्ट्री का माहौल अब पूरी तरह से शांत था। युवराज ने एक बार फिर से खुद को संभाला
और बख्तावर के खिलाफ अपनी जीत का ऐलान किया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था और युवराज ने अपनी मेहनत और साहस से साबित कर दिया कि वो किसी से हार मानने वाला नहीं था। तभी फैक्ट्री के बड़े दरवाजे पर एक जोरदार आवाज आई, गड़गड़। वसीम भाई ने अपने आदमियों के साथ फैक्ट्री में घुस चुका था। उसने अपनी आंखों में सतर्कता का और उनके चाल में वही आत्मविश्वास जिससे वो पता चलता है कि वे इस दुनिया में किस तरह का दबदबा रखते हैं। उनके पीछे करीब 8 से 10 हथियारबंद आदमी थे जो एक नजर में पेशेवर लग रहे थे। फैक्ट्री के अंदर की स्थिति को देखते हुए वसीम भाई ने अपनी टीम को चारों ओर फैला दिया ताकि कोई भी व्यक्ति भागने न पाए। उन्होंने बख्तावर और उसके आदमियों को घेर लिया था और अब उनका पूरा ध्यान बख्तावर पर था। वसीम भाई का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उनके अंदर एक ठंडा और सख्त आत्मविश्वास था। बख्तावर जो अभी भी फर्श पर गिरा हुआ था, उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और वसीम को सामने पाया। जैसे ही वसीम ने उसकी तरफ देखा और उसने अपने आदमियों को इशारा किया, इन सबको पकड़ लो। उनके आदमियों ने तेजी से बख्तावर और उसके बचे हुए साथियों को पकड़ लिया। बख्तावर जो अब तक जमीन पर गिरा पड़ा था, धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी वही अकड़ थी जो हमेशा से उसकी पहचान थी। युवराज ने अपनी उंगलियां चटकाई और बख्तावर के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अब जो तुझे बोलना है वो बोल, बख्तावर। युवराज की आवाज गूंजी। वसीम भी एक गहरी नजर बख्तावर पर डाल रहा था और अपनी भारी आवाज में बोला, बता बख्तावर, किसके कहने पर तुमने टीना मैनप पर गोली चलाई थी? कौन है वो जो माही मैडम को धमकियां दिलवा रहा है? बख्तावर ने एक नजर युवराज पर डाली और फिर वसीम की ओर देखा। उसकी आंखें तेज थी और सांसें भी तेज हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी आत्मविश्वास की झलक थी। वो एक ऐसा आदमी था जो मौत के सामने भी अपने उसूलों को नहीं तोड़ता। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और मुड़कर मुस्कुरा कर कहा, मेरे मुंह से कुछ भी उगलवाने की कोशिश मत करना वसीम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। युवराज ने एक झटके में उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचते हुए कहा, बख्तावर, तेरा पूरा गैंग खत्म हो गया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। नाम बता वरना तुझे इस बार मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। बख्तावर को गुस्सा आ गया। वो युवराज की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोला, तू मुझे मार सकता है लेकिन मैं गद्दारी नहीं करूंगा। वसीम ने बख्तावर को गौर से देखा। वो जानते थे कि बख्तावर किसी के इशारों पर खेल रहा है, लेकिन सवाल यह था कि किसके। उसने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, बख्तावर, समझने की कोशिश करो। वो लोग जिनके लिए तू काम कर रहा है, क्या वो तुझे बचाने आएंगे? तो खुद देख रहा है कि यहां तेरा कोई आदमी नहीं बचा। अब भी मौका है, सच बोल दे। लेकिन बख्तावर एकदम अडिग था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं डर जाऊंगा? नहीं, मेरे उसूल मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। युवराज ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तो तेरा मतलब यह है कि तुझे उन लोगों ने इस्तेमाल किया और अब तुझे छोड़ दिया। तेरे लिए अब भी वो वफादारी जरूरी है जो तुझे मरवा सकती है। बख्तावर ने एक पल के लिए सोचा और फिर एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो अब भी अपने इरादों पर कायम था। मैं जानता हूं कि तुम लोग क्या चाहते हो, लेकिन मेरे लिए एक चीज सबसे जरूरी है, वफादारी। किसकी वफादारी? वसीम ने पूछा। बख्तावर ने सिर झुकाया और फिर एक रहस्यमय अंदाज में बोला, मेरे बॉस की, जिसे तुम लोगों ने पकड़ रखा है, दीपक भाई। युवराज और वसीम ने एक दूसरे की ओर देखा। यह नाम सुनकर फैक्ट्री में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। युवराज ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गहरी आवाज में कहा, तो ये सब बदले की आग थी, सिर्फ इसलिए कि दीपक भाई को हमने पकड़ लिया। बख्तावर ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम्हें उन्हें पकड़ा और मुझे बदला लेना ही था। वसीम ने ठंडी नजरों से बख्तावर को देखा। उन्हें इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब यह था कि असली खोल कोई और ही खेल रहा था, लेकिन बख्तावर को इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो महज एक मोहरा ही है। युवराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, तू पागल है बख्तावर। तुझे सच में लगता है कि जिनके लिए तू ये सब कर रहा है वो तुम्हारे लिए सब करेंगे? बख्तावर ने युवराज की ओर देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे उसे खुद भी अब यकीन नहीं हो रहा कि क्या उसने जो किया क्या वो सही ही था। वसीम ने अपने आदमियों को इशारा किया, ले चलो इसे और इसको इसके बॉस के साथ ही बांध दो। बख्तावर को पकड़कर घसीटा जाने लगा। जाते जाते उसने एक बार युवराज की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। शायद उसे अब एहसास हो चुका था कि उसने जिसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। फैक्ट्री में सन्नाटा छा चुका था। बख्तावर और उसके आदमियों को वसीम के लोग हथकड़ियों में जकड़ चुके थे। चारों तरफ पड़े बेहोश और घायल लोग इस बात के गवाह थे कि युवराज सिंघानिया के सामने खड़ा रहना किसी के बस की बात नहीं थी।
युवराज ने अपने घावों को नजरअंदाज करते हुए एक लंबी सांस ली। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। तभी वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लोग आपकी मार्शल आर्ट के सामने टिक नहीं पाएंगे। युवराज ने हल्की सी मुस्कान दी। वसीम, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम था, आज उसके सामने खड़े थे, लेकिन सिर झुकाए हुए। यह वही वसीम था जिसे युवराज ने एक समय में अपनी ताकत से घुटनों पर ला दिया था। करीब 5 साल पहले वसीम भाई ने काव्या को अगवा करने की कोशिश की थी। काव्या, जिसे ने बचपन में अपने दादा से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उस दिन जब वसीम ने पैसों के लालच में उसे किडनैप करने की कोशिश की, तब उसे नहीं पता था कि वो किस मुसीबत को बुला रहा है। युवराज को जैसे ही खबर मिली, उसने एक पल भी देर नहीं की। वो अकेला ही वसीम के अड्डे पर जा पहुंचा, जहां वसीम के 20 से ज्यादा आदमी थे। लेकिन युवराज की आंखों में जो आक्रोश था, वो किसी को भी थरथरा देने के लिए काफी था। उस दिन युवराज और काव्या ने मिलकर वसीम और उसके आदमियों को ऐसा सबक सिखाया कि अंडरवर्ल्ड के लोगों के बीच एक कहावत बन गई, जिसने भी युवराज सिंघानिया को ललकारा, वो या तो खत्म हो गया या उसका गुरूर टूट गया। उस घटना के बाद वसीम ने अपनी हार स्वीकार की और युवराज को अपना मालिक बना लिया। उसने कसम खाई कि वो अब सिर्फ और सिर्फ युवराज के कहे पर काम करेगा। युवराज और काव्या की ताकत यूं ही नहीं आई थी। उनके दादा वीर प्रताप सिंघानिया भारत के महानतम मार्शल आर्टिस्टों में एक से थे। उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कुशलता का लोहा मनवाया था। कहा जाता था कि उनके मुकाबले का कोई भी फाइटर पूरे भारत में उस समय पर कोई नहीं था। युवराज और काव्या ने बचपन से ही उनके छत्रछाया में ट्रेनिंग ली थी। सुबह 4 बजे से उठकर घंटों तक कड़ा अभ्यास और उसके बाद शरीर को सहनशील बनाने के लिए कठोर वर्कआउट, फिर मानसिक स्थिति बढ़ाने के लिए भी ध्यान और योग। युवराज की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त थी कि एक बार उसने 3 लोगों को एक साथ निहत्था गिरा दिया था। जब उसके दादा ने गर्व से कहा था, युवराज, अब तुम असली योद्धा बन गए हो। दुनिया में कोई भी तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखता। और आज उसी मार्शल आर्ट की बदौलत उसने बख्तावर और उसके गिरोह को नस्ते नाबूद कर दिया था। जब वसीम के आदमी बख्तावर को पकड़कर लेकर जाने लगे, तब युवराज ने एक लंबी सांस ली और उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। तभी युवराज ने वसीम की तरफ देखते हुए कहा, वसीम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे मार्शल आर्ट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आगे भी ध्यान रखना। क्या होगा आगे? क्या युवराज के मार्शल आर्ट के बारे में सभी को पता चल जाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 85वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब वसीम ने युवराज के मार्शल आर्ट की तारीफ की, तो युवराज ने वसीम से कहा, युवराज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मेरे मार्शल आर्ट के बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम आगे भी इसका ध्यान रखना। वसीम ने सिर हाँ में हिला दिया। उसके बाद वो वहां से चला गया। युवराज भी अपने मकसद की ओर अब बढ़ सकता था, माही से मिलने के लिए। उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद की। माही, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने हमलावर को पकड़ लिया है। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। फिर मैं तुम्हें अपने घर, अपने प्यार भरे परिवार में वापस ले आऊंगा। उसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबाते ही सिंह की आवाज गूंजी उठी और गाड़ी तेज रफ्तार के साथ चौधरी हाउस की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में युवराज के दिमाग में कई बातें घूम रही थी। क्या माही खुश होगी? क्या वो वापस चलने के लिए तैयार होगी? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, माही का डर अब खत्म हो चुका है। अब उसे सिर्फ खुशियां मिलनी चाहिए और मैं वही करने जा रहा हूं। गाड़ी तेज गति से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी और युवराज के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। फैक्ट्री में हुए इस महायुद्ध ने सब कुछ बदल दिया था। बख्तावर की हार, वसीम की वफादारी, युवराज की अज्ञता और अब माही की सुरक्षा। युवराज को अब पूरा भरोसा था कि आगे जो भी हो, वो हर मुश्किल से लड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब माही को बचाने के लिए किसी के भी खिलाफ जाने से वो पीछे नहीं हटेगा। गाड़ी तेज गति से चौधरी हाउस की ओर बढ़ रही थी। तभी उधर मुंबई के पॉश इलाके जुहू के स्थित आलीशान विला में उस रात रोशनी की चकाचौंध थी। अंजलि कपूर अपनी अमीरी और रुतबे का पूरा आनंद ले रही थी। उसके करीबी दोस्त राघव और अलिस्का उसके साथ थी। शानदार पार्टी चल रही थी और हर कोई शराब के नशे में डूबा हुआ था। लेकिन तभी जैसे ही अंजलि के फोन पर एक कॉल हुई, उसकी हंसी अचानक थम गई। कॉल करते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फोन उसकी मुट्ठी में कसकर दब चुका था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। राघव ने पास आकर पूछा, अंजलि, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अंजलि ने अपने हाथ में पकड़ा गिलास इतनी जोर से दीवार पर दे मारा कि उसके टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। पार्टी में आए सभी लोग सख्ते में आ गए। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, युवराज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अलिश्का ने घबराते हुए उससे पूछा, आखिर हुआ क्या है? किस बात पर इतना गुस्सा कर रही हो? अंजलि ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में उसकी सांसें तेज चल रही थी।
और जोर से चिल्लाई। बख्तावर पकड़ा गया। युवराज ने उसे पकड़ लिया। राघव और अलीस्का एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस खबर से अंजलि इतना आग बबूला क्यों हो रही थी। राघव ने हिम्मत करके कहा, लेकिन अंजलि, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बख्तावर अगर पकड़ा भी गया तो तुम्हारा नाम थोड़ी ना लेगा। उसे पता है कि अगर उसने तुम्हारा नाम लिया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अंजलि ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम नहीं समझोगे राघव, ये सिर्फ बख्तावर की बात नहीं है, ये मेरे प्लान की बात है। पूरा खेल खराब हो चुका है। अगर बख्तावर उनकी साइड से पकड़ा गया है तो आगे की मेरी हर चाल पर पानी फिर सकता है। इतना कहते हुए वो पास रखी टेबल पर लात मार दी और उसे भी नीचे गिरा दिया। उसके अंदर का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। पार्टी का माहौल एक पल के लिए डरावना हो गया था। हर कोई सहमा हुआ था। राघव अलीस्का ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अंजलि अभी किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। वो पागलों की तरह पूरे कमरे में तोड़फोड़ मचाने लगी। उसने फूलदान भी उठाकर दीवार पर दे मारा और कांच के टुकड़े पूरे कमरे कमरे में बिखर दिए। अलीस्का ने डरते हुए कहा, अंजलि, अंजलि प्लीज शांत हो जाओ, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। लेकिन अंजलि को अब सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, युवराज को बर्बाद करना। वो दांत पीसते हुए बोली, मैं युवराज को यूं ही नहीं छोड़ूंगी। वो समझता क्या है खुद को। मैं उसे तबाह करके रहूंगी, और इसके लिए मुझे चाहे माही को मारना ही क्यों ना पड़े, मैं इसे भी पीछे नहीं हटूंगी। राघव ने तुरंत कहा, लेकिन अंजलि, अगर तुमने माही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ सकता है। यह मत भूलो कि माही युवराज की कमजोरी है। अगर तुम्हें उसे खत्म ही करना है तो उसकी कमजोरी का सही इस्तेमाल करो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। अंजलि सोच में पड़ गई। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाँ सही कह रहे हो। अगर मुझे युवराज को तोड़ना है तो मुझे पहले माही को बर्बाद करना होगा। मैं उसे तब तक तड़पाऊंगी जब तक वो खुद युवराज की जिंदगी से बाहर नहीं चली जाएगी। उसने एक लंबी सांस ली और अपने पर्स से एक सिगरेट निकालकर जला ली। धुआं छोड़ते हुए उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि माही को उसकी औकात दिखाई जाए। अब ये खेल मेरे हिसाब से चलेगा और मैं इसमें हारने वाली नहीं हूं। राघव और अलिस्का ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अंदाजा था कि अंजलि जो भी करने वाली है वो बहुत बड़ा होने वाला है। उस रात अंजलि ने अपने जाल बिछाने की तैयारी दोबारा से शुरू कर दी थी। उसे पता था कि युवराज से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो माही को अपने चाल में फंसा कर दोबारा से वही खेल खेलेगी तो खेल पलट जाएगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी और अब उसे उसे अंजाम देना बाकी था। मुंबई की उस रात में एक तरफ माही और युवराज एक दूसरे की याद में बेचैन थे, दूसरी तरफ अंजलि अपनी नई साजिश रचने में जुट गई थी। तूफान आने वाला था और इस बार इसका असर सिर्फ युवराज पर नहीं बल्कि माही की जिंदगी पर भी पड़ने वाला था। इन सबसे अनजान उधर टीना अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने अपने आप से कहा, माही को युवराज से दूर कर दिया है, अब बस मुझे युवराज के करीब जाना है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक तरह की संतुष्टि ने उसे योजना में सफल होने की मिली थी। वो पूरी तरह से युवराज के ख्यालों में खोई हुई थी, मानो अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तभी उसकी सोच मोबाइल की रिंग से टूट गई। उसने मोबाइल फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर अंजलि का नाम चमक रहा था। उसके मन में हलचल मच गई और उसने जल्दी से कॉल रिसीव की और बिना कोई भूमिका के सीधी बोली, हेलो अंजलि, सब ठीक तो है ना? अंजलि की आवाज में झुंझलाहट और गुस्सा दोनों थे। तुम्हें क्या लगता है टीना कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है? युवराज ने बख्तावर को पकड़ लिया है। अब हमारा पूरा प्लान खतरे में पड़ जाए। टीना ने चेहरे पर जो रंग था वो उड़ गया। वो घबरा गई और हकलाते हुए बोली, क्या बख्तावर पकड़ा गया? अंजलि, कहीं उसने मेरा नाम तो नहीं ले लिया? अगर हमारा नाम सबके सामने आ गया तो हम नहीं बच पाएंगे। अंजलि ने गहरी सांस ली और उसे शांत करने के लिए बोली, तुम घबराओ मत टीना, मेरे लोग कभी भी मेरा नाम नहीं लेंगे और तुम्हारा नाम सामने आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हमें जल्द ही कुछ करना होगा। टीना ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उसकी चिंता अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। तो हमें क्या करना होगा? युवराज को तो अब बस सब पता चल जाएगा, फिर वो महेश से जाकर सब कुछ बताएगा, उसने चिंता में कहा। अंजलि के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई। यही तो हमें रोकना होगा टीना। हमें यह पक्का करना होगा कि माही युवराज से किसी भी बात पर विश्वास न करे। तुमने मुझे बताया था ना कि युवराज ने माही से झूठ बोला था और उसने हमलावर को पकड़ लिया है, और इसी वजह से माही नाराज होकर वहां से चली आई थी। बस हमें इस बात का फायदा उठाना पड़ेगा। टीना ने सिर हिलाया और टीना ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ लेकिन माही तो वैसे भी युवराज से नाराज है, अब क्या करना होगा? अंजलि ने एक चालाकी भरी हंसी के साथ कहा,
जब युवराज माही को यह बताएगा कि उसने हमलावर को सच में पकड़ लिया है, तो तुम्हें माही के दिमाग में शक भरना होगा। तुम्हें उसे विश्वास दिलाना होगा कि शायद इस बार भी युवराज झूठ बोल रहा है। तुम उसे धीरे धीरे समझाना हो कि युवराज सिर्फ उसे मनाने के लिए बार झूठ बोलकर अपना काम निकालना चाहता है। टीना को योजना पसंद आई। वो बोली, समझ गई अंजलि, मुझे अब क्या करना है? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि माही युवराज की किसी भी बात पर विश्वास न करे। अंजलि ने संतुष्ट होकर कहा, अच्छा, और हाँ, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी। अगर माही को जरा भी शक हुआ कि कोई उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। इस बार हमें अपनी चालाकी से ही जीतना होगा। टीना ने सिर हिलाया। चिंता मत करो अंजलि, मैं माही के दिमाग में इतनी उलझन पैदा कर दूंगी कि वो कभी भी युवराज की बातों पर विश्वास नहीं कर सकेगी। वो मन ही मन खुश थी। उसे लग रहा था कि अब युवराज उसके नजदीक आने ही वाला है। दूसरी ओर युवराज बेहद परेशान था और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने सोचा, अगर माही को पता चलेगा कि मैंने सच में हमलावर को पकड़ लिया है, तो उसे कैसा लगेगा? क्या वो मेरी बात पर भरोसा करेगी या फिर नहीं? माही मुझ पर भरोसा करती है, हमें बस सच का सामना करना है। उसने तुरंत वसीम को फोन लगाया। वसीम, बख्तावर को अभी आपके कब्जे में है, कहीं वो भाग तो नहीं गया? युवराज की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वसीम ने आश्वस्त किया, नहीं, वो अभी भी हमारे पास है मालिक, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह हमला शायद बख्तावर ने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड और ही है। युवराज सुनकर चौंक गया। मतलब कोई और? तो फिर ये सब कौन कर रहा है? वसीम ने गंभीर स्वर में कहा, अभी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द मैं पूरी सच्चाई आपके सामने लाकर रहूंगा। युवराज ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ रहा था कि मामला कितना गंभीर है। उसने कहा, तो हमें उसको पकड़ना होगा। पता लगाओ कि वो कौन है और हमें जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना ही होगा। वसीम ने हामी भरी और कहा, ठीक है, मैं अपने लोगों को भेजता हूं, जल्द ही आपको उस इंसान की जानकारी मिलेगी। युवराज ने फोन काट दिया। उसका मन अभी बेचैन था। उसने सोचा, माही अब भी मुझसे नाराज है, और अगर उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने हमलावर को पकड़ लिया है? क्या युवराज माही को यकीन दिला पाएगा कि उसने हमलावर को पकड़ लिया है? क्या माही उसकी बात पर विश्वास करेगी या नहीं? क्या टीना माही को बहका पाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने इस कहानी को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही दोस्तों इस कहानी को शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें, और अपने 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा करवाने की कोशिश करें। 1000 सब्सक्राइबर होते ही अपनी नई कहानी भी मैं इसी चैनल सुकून FM पर आपके लिए शुरू कर दूंगा।